तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आज हुई फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की। 2 हफ्ते बचे हैं रेसल मेनिया के अंदर और डब्ल्यूडब्ल्यू जो कुछ उनके पास है दिखाने के लिए वो दिखा रहे हैं। डेफिनेटली जिस तरीके से रोमन रेंज और ब्रॉक लेसनर को बिल्ड करा जा रहा है फॉर रेसल मेनिया, उसके हिसाब से आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने काफी कमाल की हमें चीज दिखाई। प्रोबेबली लोगों को वो चीज बहुत पसंद आई थी और विदाउट अ डाउट वो बेस्ट चीज थी आज के पूरे शो पे, जो कि स्टार्टिंग के पार्ट्स में हमको देखने को मिल गई। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी चीजें हैं रेसल मेनिया के लिए जो कि अभी उतनी खास नहीं लग रही हैं, लेकिन हमेशा की तरह हम सब कुछ डिस्कस करेंगे जो भी गाइस आज के शो पे हमको देखने को मिला है। लेकिन साथ के साथ एक बड़ी न्यूज स्मैकडाउन से जस्ट पहले ब्रेक हुई है कि कोडी रोड्स ने ऑफिशियली जो है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। रेसल मेनिया के लिए उनके प्लान्स हैं और शायद मंडे नाइट रॉ ब्रांड पे वो आने वाले हैं। अब इसके ऊपर मैं या तो अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर हम बाद में इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी हम बात करते हैं स्मैकडाउन की। ये शो जिसको स्टार्ट करा आज रोमन रेंज ने, वो रिंग में आते हैं और कहते हैं ब्रॉक लेसनर को आज मैं पहली बार देखूंगा आफ्टर माय अटैक ऑन हिम एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन, और आज भी शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में उसी तरीके से ब्रॉक का मैं खून निकालूंगा जैसे मैंने मैडिसन स्क्वायर गार्डन में करा था। तो पॉल हेमन यहाँ पे इंटरप्ट करते हैं रोमन रेंज को और कहते हैं कि भाई मुझे अभी अपडेट मिली है कि ब्रॉक लेसनर का जो प्लेन है वो कभी टेक ऑफ ही नहीं हुआ और आज वो स्मैकडाउन पे आ नहीं पाएंगे, वेदर की वजह से उनकी फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई। तो रोमन रेंज कहते हैं ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कि ब्रॉक लेसनर बस छुप रहा है, एक बिजनेस डिसीजन है उसकी तरफ से, क्योंकि वो मुझसे डरता है और उसको फिर से वैसी बीटिंग नहीं चाहिए जो कि मैडिसन स्क्वायर गार्डन में मैंने उसको दी। तो यहाँ पे रोमन रेंज अपना प्रोमो कंटिन्यू करते हैं और पॉल हेमन फिर से उनको इंटरप्ट करते हैं। तो रोमन कहते हैं भाई पॉल तुम मुझे बोलने दोगे क्योंकि इन लोगों ने पैसे दिए मुझे देखने के लिए। लेकिन पॉल हेमन कहते हैं और बहुत डरे हुए वो कहते हैं कि भाई ब्रॉक लेसनर जो है वो पहुंच चुका है यहाँ पे एंड ही इज अबाउट टू रीच द अरीना। तो रोमन कहते हैं भाई अभी तो तुमने जस्ट बोला कि ब्रॉक आने नहीं वाला। तो पॉल हेमन कहते हैं मुझे अब एक और अपडेट मिली है कि उनकी फ्लाइट एक्चुअली में आ गई है। तो रोमन रेंज जो पहले आराम से अपना प्रोमो कट करना चाहते थे, वो भागते हुए यहाँ से जाते हैं और कहते हैं भाई सब कुछ पैकअप करो हम यहाँ से निकलेंगे। और फिर दिखाया जाता है कि वो बैक से जा रहे हैं, अपनी गाड़ी में जैसे बैठने वाले होते हैं वो लुक देते हैं दूसरी तरफ और उनकी जो है भाई बिल्कुल हो जाती है हालत यहाँ पे खराब, क्योंकि ब्रॉक लेसनर एक फोर्क लिफ्ट लेके आते हैं और रोमन रेंज की गाड़ी में वो घुस जाते हैं। और सबसे बेकार बात यहाँ पे ये थी कि इसी पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू एक कमर्शियल कट करती है, जो कि मैं समझ सकता हूं क्यों किया, ताकि वो कैमरा एंगल और बाकी सारी चीजें एडजस्ट कर सकें। रोमन रेंज गाड़ी में ही बैठे होते हैं जब कमर्शियल से हम वापस आते हैं और 4 क्लिट से सारे शीशे टूटे हुए हैं और यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अटैक कर रहे हैं बहुत बुरे तरीके से। रोमन रेंज और उसको यहाँ पे चोट लगी, वो बाहर निकलते हैं किसी तरीके से। ब्रॉक लेसनर हंस रहे हैं, ये दूसरी गाड़ी में जाके भागने की कोशिश करते हैं और ब्रॉक लेसनर ऑलमोस्ट गाड़ी को भी रोक लेते हैं गाइस, क्योंकि जो पीछे वाला डोर था गाड़ी का उसको वो पूरा तोड़ के अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। लेकिन तब भी रोमन रेंज यहां से भाग जाते हैं उसके साथ और बेयरली आज उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एस्केप कराए। तो ये जो पूरा सीन था ब्रॉक लेसनर का फोकलिफ्ट वाला अटैक, काइंड ऑफ एटीट्यूड एरा वाली फील इसको दी जा रही है और मैं कह रहा हूं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच के लिए ऑल आउट जा रही है, क्योंकि वो उनको करना जरूरी भी है जिस हिसाब से उसको बिल्ड करा जा रहा है एज विनर टेक ऑल, ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम एंड ऑब्वियसली टाइटल यूनिफिकेशन, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे एक अच्छी सेगमेंट देखने को मिली है और उसके बाद ब्रॉक लेसनर आते हैं बाहर गाड़ी का ये डोर उठा के अपने हाथ में और वो माइक लेके कहते हैं कि रोमन रेंज आज तो तुम मुझसे भाग गए, लेकिन रेसल मेनिया में तुम कहां जाओगे? आई एम हेयर फॉर योर ब्लड रोमन, और मैं जो है रेसल मेनिया में तुम्हें बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं। तो ब्रॉक लेसनर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे। रोमन रेंज भाग गए जैसे उनको पता लगा दैट ब्रॉक इज हियर एट रेसल मेनिया। अब जबकि मेरी अभी तक प्रेडिक्शन यही है कि रोमन इज गोइंग टू रिटेन एंड ही इज गोइंग टू बिकम डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन एज वेल एज यूनिवर्सल चैंपियन। आज की स्मैकडाउन देख के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू भी शायद अभी डिसाइड नहीं कर पा रही, क्योंकि दोनों को बहुत स्ट्रांग दिखाया जा रहा है। ब्रॉक लेसनर भी उस मैच को जीत सकते हैं गाइस, और इसी वजह से बहुत इंटरेस्टिंग बन चुका है। रोमन रेंज रैन अवे फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, पर ये जो ओपनिंग के 15 मिनट थे आज स्मैकडाउन के, बहुत मजा आया देख के। शायद अगर कमर्शियल बीच में ना होती तो लोग और ज्यादा उसको एंजॉय कर पाते, क्योंकि बीच में गैप आ गया 4 मिनट का, लेकिन वो गाइस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है और अब बचे हुए जो 2 हफ्ते हैं वहां पे डब्ल्यूडब्ल्यू और क्या एक्स्ट्रा दिखा सकती है टू बुक दिस मैच, वो गाइस देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो रिक बूग्स और शिंस्के नाकामुरा का मैच होता है अगेंस्ट लॉस लोथारियोस। ऑब्वियसली नाकामुरा और बूग्स बन चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर्स फॉर द टैग टीम टाइटल्स। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक ठीक ठाक एवरेज मैच देखने को मिला। बूग्स को ऑडियंस इस समय बहुत ज्यादा पसंद कर रही है, जिस तरीके से वो अपने अपोनेंट को शोल्डर प्रेस कर रहे हैं, भाई बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं, वो चीज लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी और यहाँ पे वो अपनी टीम के लिए इस मैच को जीत भी जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई टाइटल चेंज करना जरूरी है तो इस टाइम पे
स्मैकडाउन टैग टीम टाइटल्स चेंज होने चाहिए और उsos को अपने टाइटल्स ड्रॉप करने चाहिए रेसलमेनिया। काफी क्राउड फेवरेट है इस समय नाकामुरा और बुग्स, और WWE उसका गाइस फायदा उठा सकती है। इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, ड्रू मैकिंटायर एंड द वाइकिंग रेडर्स अगेंस्ट हैप्पी कॉर्बिन, जिंदर महल एंड शैंकी, जहां एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर ने भाई पूरी अपनी धौंस जमाई। और मैच से पहले गाइस हमें कुछ आज डिफरेंट देखने को मिला, एक हिंट शायद कि मैडकैप मॉस और कॉर्बिन का ब्रेकअप हो सकता है, क्योंकि मैडकैप मॉस जोक मारते हैं कि अगर हैप्पी टॉक शो के बाद सारे लोग सो जाएं तो लोग उसको क्या बोलेंगे, नैपी टॉक। और ये चीज बिल्कुल भी जो है पसंद नहीं आई थी कॉर्बिन को, लेकिन यहाँ पे एक बार फिर से मैकिंटायर ने अपनी टीम के लिए विक्ट्री ली है। आई थिंक डेफिनेटली वो जीतने भी वाले हैं रेसलमेनिया में, और शायद मैडकैप मॉस और कॉर्बिन का ब्रेकअप भी हो सकता है, जो कि आज पहली बार टीज करा गया एट रेसलमेनिया। इसके बाद सैमी ज़ेन बैक स्टेज होते हैं और वो कहते हैं लास्ट वीक में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप वापस नहीं जीत पाया जॉनी नॉक्सविल की वजह से, और वो उनको चैलेंज करते हैं यहाँ पे एक एनीथिंग गोज मैच के लिए रेसलमेनिया में, यानी कि नो रूल्स नो डिस्क्वालिफिकेशन, जिसको बाद में लेटर इन द शो एक प्रोमो में जॉनी नॉक्सविल एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं मैंने अपने पूरा करियर जो है इस टाइप की चीजों में बिताया है, तो भाई सैमी तुम्हारे लिए ये बुरी बात है कि इस स्टिपुलेशन को तुम लेके आ रहे हो, और गाइस इसको ऑफिशियल कर दिया गया है। इसके बाद विमेंस का टैग टीम मैच देखने को मिलता है, साशा बैंक्स एंड नाओमी अगेंस्ट रिया रिप्ली एंड लिव मॉर्गन, और अगर मैं सच बताऊं तो ये मैच मुझे काफी पसंद आया। दिस इज ऑसम की चैंट हो रही थी एक पॉइंट पे, और डेफिनेटली यहाँ पे बॉचेस नहीं हमें ज्यादा देखने को मिले, हॉट टैग्स काफी अच्छे से बुक करे गए थे, और सारे कंपेटिटर्स काफी बढ़िया रेसल भी कर रहे थे। हमेशा की तरह कार्मेलो और जेलिना वेगा रिंग साइड पे थी, और जब चारों यहाँ पे डाउन होते हैं इन द रिंग, आ जाते हैं बाहर शेना बेजलर और नटालिया, और वो अटैक कर देते हैं दोनों टीम्स को। तो जबकि कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला, अब जो विमेंस का टैग टीम टाइटल्स मैच होगा गाइस वो एक फेटल 4 वे होने वाला है, यानी कि ये जो चारों टीम्स इस सेगमेंट में इन्वॉल्व थी वो लड़ेंगी फॉर द टैग टीम टाइटल्स। आपके हिसाब से कौन बनने वाला है नया चैंपियन, मुझे आप कमेंट्स में बताएं। इसके बाद हमको बताया जाता है कि पैट मैकेफी को विंस मैकमैन ने अपने लॉकर रूम में बुलाया है, वो उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो पैट मैकेफी बाहर निकलते हैं मिस्टर मैकमैन के कमरे से, वो रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं भाई मुझे अपोलोजाइज करना पड़ेगा यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी को, क्योंकि लास्ट वीक मैंने उनको स्मैकडाउन पे अटैक करा। तो ऑस्टिन थ्योरी रिंग में आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले पैट मैकेफी प्रोमो कट करते हैं कि कैसे 11 साल के जब वो थे उन्होंने पहली बार प्रोफेशनल रेसलिंग देखी, उनकी लाइफ चेंज हुई, और किस तरीके से वो आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। सारी वो उस 11 साल की जो पहली बार रेसलिंग देखना था उसको वो क्रेडिट देना चाहते हैं। तो ऑस्टिन थ्योरी उनको इंटरप्ट करते हैं और यहाँ पे आके बोलते हैं पैट मैकेफी को कि भाई तुम मुझे जो है वो अपोलोजाइज करो, और विंस ने साथ के साथ ये भी बोला था कि रेसलमेनिया से पहले अब पैट मैकेफी हाथ नहीं उठा सकते हैं ऑस्टिन थ्योरी पे। तो पैट मैकेफी यहाँ पे सॉरी बोलते हैं, लेकिन उनकी लाइंस थी सॉरी ऑस्टिन थ्योरी फॉर बीटिंग योर एस लास्ट वीक, सॉरी ऑस्टिन थ्योरी दैट योर पेरेंट्स रेज्ड अ डूशबैग, सॉरी थ्योरी दैट आई मेड योर फिल्टर फेस रेलेवेंट, और वो कहते हैं सॉरी आई अपोलोजाइज ऑस्टिन थ्योरी दैट यू आर अ पंक बिच। तो ये काफी उन्होंने सॉरी अपोलोजाइज तो बोला, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी को उन्होंने काफी इंसल्ट भी करा, और ऑस्टिन थ्योरी उनके साथ एक सेल्फी लेते हैं, उनको धक्का मार के वहां से चले जाते हैं। तो थोड़ी बहुत बिल्ड और दिखाई गई, मुझे पसंद आई है सेगमेंट, थोड़ी हीट इस मैच के अंदर गाइस डाली जा रही है। इसके बाद रिज हॉलैंड का मैच देखने को मिलता है कोफी किंगस्टन के साथ, जो कि एक नॉर्मल सा मैच था। यहाँ पे बुच और शेमस इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं, जिसको रेफरी स्पॉट कर लेता है, उनको वो इजेक्ट कर देता है रिंग साइड से, लेकिन बुच में इतना गुस्सा भरा हुआ है भाई कि उनको तब भी कोफी को अटैक करना था। तो कोफी उस चीज से तब भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, रिज हॉलैंड उसकी एडवांटेज लेके यहाँ पे कोफी को गाइस हरा देते हैं। इस पूरी चीज में सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बिग ई को कोई सर्जरी की जरूरत नहीं है, और वो कुछ टाइम में हो सकता है हमें वापस देखने को मिले। और फाइनली शो के मेन इवेंट में शार्लेट फ्लेयर आती हैं बाहर अपने होम टाउन शार्लेट नॉर्थ कैरोलिना में, और वो यहाँ पे आके बात करती हैं अबाउट रोंडा राउजी की मैंने कभी भी टैप आउट नहीं करा था, और जब मैं टैप आउट कराने वाली थी रोंडा राउजी को तब सिक्योरिटी ने आगे मुझे वापस खींच लिया था। तो क्राउड उनको याद दिलाता है कि एक्चुअली में उन्होंने टैप आउट करा था, यू टैप्ड आउट की वो चैंट्स होती हैं। और यहाँ पे कहती हैं शार्लेट फ्लेयर कि अगर रोंडा राउजी को मुझे हराना है तो उसको मेरी लेगेसी को बीट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लेगेसी उससे भी ज्यादा बड़ी है। तो रोंडा राउजी बैक स्टेज इस चीज को देख रही थी, और वो आती है यहाँ पे रिंग में, लेकिन शार्लेट फ्लेयर ने साइड में जो है एक कैंडो स्टिक छुपा रखी होती है। इन दोनों की ब्रॉल स्टार्ट होती है और रिंग साइड पे जाते हैं, ऐसा लगता है कि रोंडा को अपर हैंड मिला है, लेकिन एक बार फिर से वहां पे शार्लेट ने छुपा रखी होती है कैंडो स्टिक, जिससे वो एक सबमिशन लगाती हैं रोंडा पे, और उसके बाद उनको पावर बॉम्ब करती हैं थ्रू द अनाउंसर्स टेबल। तो आई थिंक क्लियरली गाइस यहाँ पे दिख रहा है कि शार्लेट को उनके होम टाउन में स्ट्रॉन्ग दिखाया गया, जबकि लोग उस चीज को पसंद नहीं कर रहे थे, तब भी वो एक हील थी। लेकिन रेसलमेनिया के अंदर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टाइटल चेंज हमें देखने को मिले। रोंडा राउजी हैज टू डिफीट शार्लेट फ्लेयर टू बिकम द न्यू स्मैकडाउन विमेंस चैंपियन, और एक बार फिर से सेकंड वीक स्ट्रेट इस विमेंस चैंपियनशिप मैच को मेन इवेंट में WWE ने रखा है, तो क्लियरली इसको गाइस वो ज्यादा फोकस दे रहे हैं। तो स्मैकडाउन
स्मैकडाउन ओवरऑल एक अच्छा शो था, स्टार्टिंग और एंडिंग स्ट्रांग थी, बीच में एक अच्छा रेसलिंग मैच देखने को मिला, कुछ ज्यादा आज यहाँ पे कंप्लेंट करने के लिए है नहीं। कोडी रोड्स इज अ बिग स्टोरी और उसके बारे में हम गाइस बाद में बात करेंगे। तो अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया इसे लाइक करें गाइस, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।